देखा। वह बहुत धीमी गति से अपने ठिकाने की ओर बढ़ा और बार बार मुड़कर अनिश्चितता के साथ मेरी तरफ देखता रहा। तुम मुझे नहीं रोकोगे? तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे उस प्रेमी को मार डालूंगा? मैंने भालू की आध्यात्मिक शक्ति देखी। उसकी शक्ति सफेद सांप से 50 गुना कहीं अधिक थी। अब जीत किसकी होगी ये कहना वाकई मुश्किल है। मैं उसे देख मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी ताकत देख लेने दो। अगर तुमने उसे काट कर मार डाला तो मैं सिर्फ तुम्हारी ही हो जाऊंगी। मेरी बातों पर सफेद सांप थोड़ा डगमगाया, फिर काले भालू की शक्ति देख डरते हुए वापस मेरे पैरों के पास आ गया। यह जीव वाकई कमजोरों को दबाने वाला और ताकतवर से डरने वाला है। भालू ने मिठाइयों को 3 हिस्सों में बांटा। एक बहुत छोटी, दूसरी छोटी और तीसरी पहाड़ जैसी विशाल ढेरी थी। लिंशुए उस बड़ी ढेरी को अपनी ललचाई नजरों से देखने लगी। यह सांवला आदमी वाकई तुम्हारे लिए बहुत उदार है। ढेरी की ओर इशारा किया। ये आपकी साधना के लिए काफी है, इन्हें रख लें। उस ढेर पर इशारा कर ये सब दीदी को दे दो। लिंगशुआंग चिल्लाई। शायद यह तुम्हें पसंद नहीं करता, ये तो बस मुझे खुश करने की कोशिश में है। मैंने लिंगशुआंग से कहा, क्या तुम हमेशा प्यार की ही बातें करती हो? वह नाखुश थी पर स्नैक्स खोने के डर से शांत हो गई। फिर मैंने काले भालू से पूछा, क्या सब ले जाने पर ली यानपिंग तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? उसने कहा, अब वह मेरी हर बात मानती है। अगले दिन आध्यात्मिक नस को खाली देख ली यानपिंग दंग रह गई। तुम ये स्नैक्स खत्म कर दिए तो? इतनी छोटी आध्यात्मिक नस तो दांतों में भी नहीं फंसेगी। तुमने ही कहा था कि आधे महीने में ठंड सहने की शक्ति जगानी है। मुझे लग रहा है कि मैं जागरण के करीब हूँ। काले भालू ने सिर हिलाया। यह सुनकर ली यानपिंग का चेहरा कुछ बेहतर हुआ। जागरण अच्छा है पर तुम्हारी रक्त रेखा कमजोर है। इतना खाकर भी शक्ति मामूली बढ़ी। अगर मेरी रक्त रेखा घटिया थी तो चुना क्यों? मैंने मिन्नत नहीं की थी। अब मानसिक दबाव इतना है कि शायद प्रतिभा जागृत न हो पाए। ली यानपिंग ने सोचा, पखवाड़े बाद ठंड खत्म होने पर भालू की यह प्रतिभा बहुत काम आएगी। दबाव मत लो, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हारी रक्त रेखा कमतर होती तो मैं तुम्हें चुनता ही नहीं। मुझे साधना के लिए बस 10 ट्रक स्नैक्स चाहिए। जल्दी इंतजाम करो, ये ज्यादा नहीं है ना? इससे शायद मैं शीत प्रतिरोध जैसी उच्च प्रतिभा जागृत कर लूं, जिससे 10 किलोमीटर तक सब ठंड से बच सकें। पूरे 10 किलोमीटर। ली यानपिंग की आंखों में लालच की सुनहरी चमक आई। अगर वह भीषण ठंड में 10 किलोमीटर तक सबको ठंड से सुरक्षित रख सके तो फिर वह प्रलय की रानी जैसी ही होगी। ठीक है, 10 ट्रक मिल जाएंगे। पादरी के आने से पहले सब हो जाएगा। ली यानपिंग घर में ताकतवर है पर सब उसकी भीषण ठंड की प्रलय वाली बात को एक मजाक मानते हैं। वे उपहास करते हैं कि वह पत्थर के ट्रकों में रखे स्नैक्स से एक मामूली आत्मा जानवर को सिर्फ सर्दी से बचने की प्रतिभा के लिए जगा रही है। इस विचार पर उसे घर से कोई समर्थन नहीं मिलता। ली यानपिंग को अपने माता पिता द्वारा बचपन से दी गई सारी चीजें बेचनी पड़ी, घर, कार, ब्रांडेड बैग और गहने। जब मैंने स्कूल में उसे दोबारा देखा तो वह वही पुराने कपड़े पहने थी और लंच में सिर्फ एक सादा सफेद आटे का बान और पुरानी लाओ गान मा चटनी खा रही थी। साफ था कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी काले भालू पर खर्च कर दी थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके खरीदे ट्रक भर स्नैक्स में से भालू ने बहुत कम रखे। बाकी 99.99% मेरे और सफेद सांप के पास आ गए। मैंने अपनी साधना और आध्यात्मिक शक्ति के अभ्यास के लिए थोड़े स्नैक्स रखकर बाकी सब सफेद सांप को दे दिए। सफेद सांप ने लिंगशी को तेजी से निगल लिया और वह गहरी नींद में सो गया। उसके पास रखे स्नैक्स एक खिंचाव से तुरंत पाउडर में बदल जाते थे। सांप की साधना से मिली आध्यात्मिक शक्ति ने मुझे पिछली जिंदगी से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया है। वहीं ली यानपिंग के पास अब क्लास के बाकी छात्रों से भी कम शक्ति बची है। काले भालू ने एक भी स्नैक खुद पर खर्च नहीं किया और वह उसे धमकाता है कि अगर उसकी प्रतिभा जागृत नहीं हुई तो वह उसे पहले ही चेतावनी दे रहा है। सब कहते हैं कि ली यानपिंग अब बेकार हो गई है। स्कूल के पहले दिन सबसे कमजोर भालू चुनने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इन अफवाहों और कानाफूसी के बीच ली यानपिंग बस वो बोली, देख लेना, बाद में सब जान जाएंगे कि मैं ही सही थी। एक रात अचानक तापमान तेजी से गिर गया और दुनिया भर में बर्फ गिरने लगी। जून में बर्फ गिरना सबको बहुत अजीब लगा, लेकिन अगले दिन दोपहर तक जब वैश्विक तापमान -20 डिग्री पहुंच गया तो लोग धीरे धीरे चिंतित होने लगे कि कहीं कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली। बर्फ लगातार तेज होती जा रही थी, रुक नहीं रही थी। लोग बर्फीले संकट से डरे। अनहोनी के डर से स्कूल ने छात्रों को वापस बुला लिया। हॉस्टल में ली यानपिंग ठंड से कांपते हुए रजाई में लिपटी थी। साधना न करने से उसकी शक्ति कम हो गई थी और वह आम लोगों जैसी ही थी। उसकी नाक ठंड से लाल थी और वह बार बार टिश्यू से उसे पोंछ रही थी। काले भालू, तुम्हारी प्रतिभा जागृत हुई या नहीं? 10 दिन बीत चुके थे। काला भालू काफी बड़ा होकर किशोरावस्था में था और ली यानपिंग के मन में अब संदेह होने लगा। चिंता मत करो, जल्दी होगा। पिछली जिंदगी में हुवेन गरीब था और खंडहरों की खोज के बाद भी उसके पास भालू के लिए स्नैक्स नहीं थे। इस जन्म में मैंने इतने सारे संसाधन दिए, फिर भी तुम्हारी प्रतिभा जागृत क्यों नहीं हो रही? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? मैं ये मेहनत किसके लिए कर रही हूँ? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो अपनी शक्ति तुम्हारे साथ साझा करना चाहती थी, पर अब लगता है ये स्नैक्स तुम्हें वापस कर दूं। मेरी फर मोटी है, मैं ठंड में नहीं मरूंगी। मेरी गलती थी, मैंने गुस्से में कह दिया। ये आध्यात्मिक पत्थर तुम ही रखो, तुम्हारी प्रतिभा का जागृत होना सबसे जरूरी है। काला भालू हुंकारा। जाओ नीचे से चीजें उठाओ। नाश्ता चबाते समय काले भालू ने ली यानपिंग के शरीर में थोड़ी सी गर्माहट भेजी। उसे डर था कि असली प्रलय आने से पहले ही कहीं वह ठंड से न मर जाए। इस गर्माहट को महसूस कर ली यानपिंग का शक अब पूरी तरह दूर हो गया। अनुबंध के अनुसार साधना के दौरान दोनों एक दूसरे को अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लौटाते हैं। भालू से मिली बेहद कम शक्ति से यह साफ था कि उसने खुद भी बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की है।
ली यानपिंग को यह नहीं पता था कि काले भालू ने कम आध्यात्मिक शक्ति नहीं ली थी, बल्कि उनके बीच हुए मालिक सेवक अनुबंध के कारण शक्ति लौटाना पूरी तरह उस भालू की मर्जी पर ही निर्भर था। उधर दूसरे डॉर्मेट्री में मैं बिस्तर के सहारे बैठकर फिल्म देख रही थी और कमरे के सारे स्नैक्स खत्म हो चुके थे। कालीन पर सो रही वह सफेद सांप अब शावक अवस्था से बाहर निकलकर वयस्क बन चुकी थी। बाल्टी जितनी मोटी और बर्फ जैसी सफेद चमकती हुई मैं बिस्तर से उतरकर उसकी फांकों को छूती हूँ और उसके भीतर की जबरदस्त जीवन शक्ति को गहराई से महसूस करती हूँ। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थीं। असली प्रलय अब शुरू होने वाली थी। इस जीवन में सफेद सांप प्रलय के पहले दिन ठंड से नहीं मरेगी। 12 बजते ही घड़ी की आवाज गूंजी और तापमान अचानक गिरकर -50 डिग्री हो गया। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा और सफेद सांप की शक्ति के कारण मैं इस ठंड को नजरअंदाज कर सकती हूँ। बाहर बर्फ एक मंजिल तक जम चुकी थी। क्लास टीचर ने ग्रुप में चैन मैसेज शुरू किया ताकि सब अपनी स्थिति बता सकें और जरूरत पड़ने पर स्कूल बचाव कार्य शुरू कर सके। स्कूल में स्टाफ की कमी के कारण मैं स्वयं सेवक बन गई और अलग अलग हॉस्टल में जाकर सामान बांटने लगी। जब मैं ली यानपिंग के कमरे के बिल्कुल पास पहुंची तो मैं वहां से